नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये खास शो न्यूज़ एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज कानून मंत्री पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संविधान की यात्रा पर राज्यसभा में विशेष चर्चा का दूसरा दिन। सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। विपक्ष के कई सदस्य भी चर्चा में लेंगे भाग। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर के दादिया में 46,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप को झटका। न्यूयॉर्क की अदालत ने कहा पद के कारण हश मनी केस में सजा से नहीं मिलेगी राहत। ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण बार बार हो रहा है प्रभावित। भारत ने पहली पारी में खोए 6 विकेट। केएल राहुल ने बनाए 84 रन। और शुरुआत करते हैं लोकसभा की कार्यवाही के बात के साथ। लोकसभा की आज की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन प्रस्ताव है। एक देश एक चुनाव के आर्थिक प्रभाव को समझने की अगर कोशिश करें तो भारत में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हम ये पाते हैं कि सभी चुनाव एक साथ होने पर जीडीपी ग्रोथ लगभग 1.5% बढ़ जाएगी। सभी चुनाव एक साथ होने पर जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी 1.5%। वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर इसे माना जा सकता है। चुनाव के बाद सार्वजनिक खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा 1.28% अंक बढ़ सकता है। सरकारी व्यय के 1.67% बढ़ने की यह उम्मीद है, जिससे जन कल्याण में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। एक साथ चुनाव वाले वर्ष में औसत मुद्रास्फीति लगभग 1.1% कम हो सकती है और एक साथ चुनाव के दौरान सार्वजनिक खर्च 17.67% बढ़ जाएगा। लेकिन एक साथ चुनाव अनिश्चितता कम कर निवेश को बढ़ा सकते हैं, तो निवेश इसमें बढ़ सकता है। चुनाव लागत में कमी होगी तो विकास परियोजनाओं को भी ज्यादा से ज्यादा धन मिल सकेगा। आर्थिक गतिविधियों में कम रुकावट होगी तो निरंतर विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक देश एक चुनाव से बहुत सारे लाभ हैं। अगर आर्थिक प्रभाव की ही हम बात कर रहे हैं, जीडीपी के लिए निवेश का अनुपात करीब 0.5% बढ़ जाएगा। एक साथ चुनाव के बाद दीर्घकालिक विकास में कहीं ना कहीं
बहुत मदद मिलेगी। सभी चुनाव एक साथ होने पर जीडीपी ग्रोथ लगभग 1.5% तक बढ़ जाएगी। और वहीं लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी और इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और मतदान भी होगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आज चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उच्च सदन में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संविधान पर चर्चा की शुरुआत सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे। विपक्षी दलों के अन्य सदस्य भी चर्चा में शामिल होंगे। इसके अलावा संसद की अलग अलग स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन और वितरण भी पेश किए जाएंगे। इससे पहले कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा आरंभ हुई तो सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर उसके शासनकाल में संविधान के साथ हुए छेड़छाड़ का मुद्दा जोर शोर से उठा तो कांग्रेस ने अपने समय के कामों को गिनाने का काम किया। दोनों ओर से जमकर शब्दबाढ़ चले तो जमकर शोर शराबा भी देखने को मिला। और भाजपा ने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी सोच है और इसे अच्छे तरीके से लागू किया जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। बना ही है डिबेट और डिस्कशन के लिए। कोई भी कानून आता है, कोई भी संविधान संशोधन आता है तो उसमें बहुत सारी बातें शुरू में होती हैं, पर एक बार जब खुले मन से लोकसभा के सभी सांसद अपनी राय रखते हैं, सभी बातें एक साथ आ जाती हैं, सभी का मिलकर जो सामूहिक निर्णय होता है उस हिसाब से लोकसभा में कानून बनता है। पर पहले ही यह कहना कि नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे और यह कहना कि जो निर्णय बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आज वह पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। यह सोच केवल कांग्रेस की ही हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम राजस्थान को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो आपको बता दें कि जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं लोगों के आवागमन को आसान करने और प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगी। पीएम नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना के साथ साथ अन्य ऊर्जा ट्रांसमिशन से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
और आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। उनका ये दौरा 18 दिसंबर को होने वाली 23वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए है। वहीं इस वार्ता में चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और समाधान के प्रयासों के तहत आयोजित की जा रही है। वार्ता के इस तरीके को शुरू करने का निर्णय बीते 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक में लिया गया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा महिला मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया है। जी हां, प्रदर्शन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। भाजपा ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर केवल चुनावी जुमला कर रहे हैं। आप प्रमुख पर निशाना साधते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा है कि जिनके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है वे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं रखते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने सत्ता को ग्रहण करने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, एक दशक तक यहां पर सत्ता तो भोगी है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा। स्वयं जब माननीय केजरीवाल जी घर पर मौजूद थे तब उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की महिला सांसद के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी। उन्होंने आज एक महिला अदालत लगाई। मैं पूछना चाहती हूं, और मंच किसके साथ साझा करा उन्होंने? जिनके लिए महिला सुरक्षा मखौल की बात है। और अब अगली खबर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर होने वाले तानसेन समारोह का 15 दिसंबर को आगाज हो चुका है। इस साल इस समारोह के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 5 दिवसीय समारोह के संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी ने। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मौजूद हैं। सिंधिया जी, क्योंकि ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हो रहा है और इस क्षण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तानसेन जी की संगीत समारोह का शताब्दी वर्ष इस साल ग्वालियर में मनाया जा रहा है। ये प्रथा 1924 में मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम के द्वारा शुरुआत की गई थी ग्वालियर में। ग्वालियर सदैव संगीत और कला का राष्ट्र का केंद्र नहीं लेकिन विश्व का केंद्र रहा है और हमारे कई ऐसे नवरत्न ग्वालियर से पूर्ण रूप से जागरूक हुए हैं विश्व पटल पर। हमारे ग्वालियर घराने के बैजू बावरा जी हों, जिनकी समाधि भी चंदेरी में है, और शताब्दी वर्ष में एक हर्ष और उल्लास का वातावरण है। और उसी के साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी, यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर का दर्जा भी दिया है। तो ग्वालियर अब विश्व पटल पर उभर रहा है और इस बात का बहुत एक शुभ संकेत हम सब ग्वालियर वासियों को है। तानसेन जी की जो स्मृतियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए ग्वालियर में क्या कुछ विशेष किया जाएगा आगे? संगीत सम्राट तानसेन जी की करीब 300 से 400 राग हैं और वे स्वयं एक नवीन शैली के प्रतिपादक थे और हमारी यही कोशिश है कि उन्हें संगठित भी हम लोग करें और एक संगीत का एक संग्रहालय भी ग्वालियर में हम स्थापित करें। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जारी नोटिस पर सुनवाई करेगा। ये नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जारी की गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की ये सुनवाई करेगी।
इस मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा था कि वजू खाने में शिवलिंग का अभी भी पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिससे कि ये साफ हो सके कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये फव्वारा है। एएसआई अब तक 12 में से 8 तहखानों का ही सर्वे कर पाई है। इसके साथ ही मुख्य गुंबद के नीचे जो शिवलिंग है उसका भी अभी सर्वे नहीं हो पाया है। और यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। बैठक में राज्य के अनुपूरक बजट पर मोहर लगेगी। कल विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जा सकता है। 19 और 20 दिसंबर को अन्य विधायी कार्य होंगे। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी विधायकों ने संभल मामले को लेकर हंगामा किया था। आपको बता दें कि सोमवार से शुरू शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DT न्यूज़। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करें, हर उम्र की त्वचा का पोषण करें। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का भी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया है। इससे कई जिलों में सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार वर्षा से अथेमारपट्टी गांव में केले और धान की फसलें खराब हो गई हैं। राज्य के कई वाटर रिजर्व में पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। जलभराव की वजह से कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित हो रहा है। भारी वर्षा और मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मछुआरों को तटीय क्षेत्रों के नजदीक जाने से मना किया गया है। विकासशील से विकसित होने की महत्वाकांक्षा में मानव समाज एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। डिजिटल और इंटरनेट के ज़माने में एक तरफ तो समाज प्रकृति से दूर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से मानव के दूर हो जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित जीवन में वेद शिक्षा विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी में कुछ इस तरह के विचार निकलकर सामने आए। संगोष्ठी के समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में आयोजित वेद संगोष्ठी संपन्न हो गई। कृत्रिम मेधा से प्रभावित जीवन के लिए वेदों में किस तरह की शिक्षा है और इस सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएं, इस बात पर सभी वक्ताओं और विद्वत जनों का ध्यान केंद्रित रहा। जो संस्कृत और वेदों के विद्वान हैं, उनको AI से थोड़ा उनको रूबरू कराना, उनको बताना कि AI क्या है और उसका उनके
अध्ययन में क्या लाभ हो सकता है। वेद के वाक्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और उसमें रिसर्च करने के लिए कृत्रिम बुद्धि की भी उपयोगिता है। 2 दिन की संगोष्ठी में 200 से ज्यादा विद्वतजनों ने सहभागिता की, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, वेद मर्मज्ञ, संस्कृताचार्य, विद्यार्थी शामिल रहे। 2 दिनों में 10 सत्र आयोजित हुए, जिसमें वेदों के और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता में। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भारत में ग्राम पंचायत तक केबल पहुंच रहा है भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट से, वो दिन दूर नहीं है। हम लगभग सभी स्कूलों में केबल कनेक्शन को भी पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। गर्ल्स टॉयलेट एक उल्लेखनीय हाइलाइट्स में आपके सामने रखना उचित मानता हूं। पहले ये 90.6% होता था, ये अभी लगभग नियर 100% की ओर बढ़ चुका है, 97.2 हो चुका है। बॉयज टॉयलेट 85.4% से बढ़ के 95.7% हो चुका है। हैंड वॉश जो स्वच्छ भारत अभियान की एक इम्पोर्टेंट फीचर है, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में एक जागरूकता लाना एक अत्यंत आवश्यक। 43.1% 13-14 में होता था, वे बढ़ के अभी 95% हो चुका है। इसके अर्थ में अगर टॉयलेट्स और हैंड वॉश ये तीनों को दिखा जाए, स्वच्छता की पैरामीटर्स में ये नियर 100% की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्लेग्राउंड 67% होते थे, वो आजकल 82.4% हो चुका है। लाइब्रेरी 76.4% होते थे, वो बढ़ के लगभग 89% हो चुका है। स्कूल में एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन में CWSN बच्चों के लिए बहुत ही प्रायोरिटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इसकी 2 बड़ा जंप मैं आपके सामने कहता हूं। स्कूल में रैंप्स पहले 56.8 होता था, वो आजकल 77% हो गया है। हम राज्यों को परसुएट करते हैं, इसमें समग्र शिक्षा में भी हम व्यवस्था भी करते हैं। 100% ये हो जाए तो एक्सेसिबिलिटी दिव्यांग बच्चों के लिए 100% हो। मित्रों, बाकी कई पैरामीटर्स में क्वांटम जंप हुए हैं। मैं अगर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा मोटा लेखा जोखा आपके सामने में रखूं, इसमें 130% की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज। ये अभी 21-22 की बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। मित्रों, लैंग्वेज एक देश की बच्चों की पढ़ने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आज हमने NEP को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कहा था, भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज तथा इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग, NCERT तो 3 लैंग्वेज में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, लेकिन 23 लैंग्वेज में इन 3 के अलावा और बाकी जो 20 शेड्यूल लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में डिजिटल बुक क्लास 1 और क्लास 2 की आज उपलब्ध है। आज दीक्षा प्लेटफॉर्म पे प्राइमर या ट्रांसलेशन टेक्स्ट बुक और उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की डिजिटल तरीके लगभग 126 इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है।
दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। 7 फॉरेन लैंग्वेज पे पढ़ाई का व्यवस्था हुआ है। द्विभाषी प्राइमर्स आज 104 हम लोगों ने बना पाए हैं। ये एनसीईआरटी की और CIIL की ये देन है। हम लोगों ने तमिल भाषा के लिए एक डेडिकेट लैंग्वेज टीवी चैनल्स भी बनाई है। चैनल नंबर 24 हुआ है वो। एडल्ट एजुकेशन के लिए उल्लास, जिस प्रोग्राम के नाम हमने कहा है, उसके लिए भी एक डेडिकेट चैनल बनाई है, चैनल नंबर 14। अभी इंडियन साइन लैंग्वेज अभी भी संसद की वितर्क में, संविधान की वितर्क में माननीय प्रधानमंत्री जी उस विषय को उल्लेख किए। देखो, संविधान में तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे। एनटीए की जो रिफॉर्म पर बनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस पर वो उसके हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में जिस प्रकार का सुधार हुआ है, उस पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। स्कूलों में जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, साथ ही साथ स्कूली शिक्षा में पिछले 10 सालों में जो क्वांटम जंप देखने को मिला है, उस पर उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लड़कियों के लिए शौचालय जो है वो भी स्कूलों में बढ़े हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो कई सारी जो शिक्षा में जो सुधार हुआ है, उस पर बात करते हुए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।